हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री पॉइंट। लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। आज के लेक्चर में हम जिस टॉपिक का डिस्कशन करेंगे वो होगा अपना हिमांक में अवनमन। पिछले लेक्चर के अंदर जो है वो क्वथनांक में उन्नयन के बारे में अपन डिस्कस कर लिया था। हिमांक में अवनमन जो है इसके लिए जो प्रतीक होगा वो होगा डेल्टा टी एफ, जिसे आप फ्रीजिंग भी कहते हो, फ्रीजिंग पॉइंट जिसे अपन हिमांक कहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब किसी भी विलयन का जो है वो हिमांक जो है वो क्या है, या उस अवयव का जो आपने लिया है उसका हिमांक क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हिमांक के बारे में समझना जरूरी है। हिमांक किससे कहा जाता है? अवनमन का अपन को पीछे से ज्ञात, अपन ने पीछे डिस्कस कर लिया था कि अवनमन जो है वो कमी को कहा जाता है, यानी कमी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले बात की जाएगी हिमांक में अवनमन के लिए। सबसे पहले हिमांक की कि हिमांक क्या है। तो सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन, परिभाषा लिखो, हिमांक क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट लिखो, हेडिंग तो डालना हिमांक में अवनमन, और फर्स्ट पॉइंट लिखो इसका, किसी द्रव का हिमांक, किसी द्रव का हिमांक वह ताप होता है, किसी द्रव का हिमांक वह ताप होता है जिस पर द्रव का वाष्प दाब, जिस पर द्रव का वाष्प दाब उसी ठोस अवस्था के, उसी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर होता है, उसी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया हिमांक। हिमांक क्या है, यानी हिमांक जो है वो वह ताप होता है जिस पर किसी द्रव का जो वाष्प दाब है उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, वो कहलाता है उसका हिमांक। अब बात ये आती है, इसको पीछे से जोड़ते हैं, जो अपने पीछे लेक्चर देखा था उसमें कि जो क्वथनांक में उन्नयन था, यानी मैंने क्या लिया था, एक तो लिया था विलायक। इसको इस तरीके से समझे, लिखना नहीं, कुछ नहीं, अब समझना है। विलायक है और विलयन है। ठीक है, और इसमें यह कहा था कि विलायक का जो क्वथनांक है, इसका जो क्वथनांक है वो अपेक्षाकृत क्या होता है, कम होता है, जबकि जो विलयन है इसका जो क्वथनांक है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। ये क्वथनांक में उन्नयन की बात थी। अब बात करें विलायक के लिए, तो जो विलायक है इस विलायक का वाष्प दाब, इसका वाष्प दाब क्यों है, वो क्या है, अपेक्षाकृत ज्यादा है, जबकि विलयन का जो वाष्प दाब है, विलयन का वाष्प दाब अपेक्षाकृत क्या है, कम है। अब हिमांक, हिमांक का अर्थ होता है कि आप उसे वापस जमाने की प्रक्रिया कर रहे हो, उसको जमाया जा रहा है। ठीक है, वो हिमांक में अवनमन की बात है। तो उस कंडीशन के अंदर अगर देखा जाए तो इसका वाष्प दाब ज्यादा है, इसका वाष्प दाब अपेक्षाकृत कम है, यानी कम टेम्परेचर पर या एक निश्चित ताप पर इसका वाष्प दाब ज्यादा है, इसका वाष्प दाब अपेक्षाकृत कम है। तो जिसका वाष्प दाब कम है वो सबसे पहले क्या होगा, हिमांकित होगा, यानी वो सबसे पहले जमेगा। जमने की प्रक्रिया जो है वो सबसे पहले किसकी होगी, विलयन की। और जिसका वाष्प दाब अपेक्षाकृत ज्यादा है उसके वापस जमने की प्रक्रिया या ठंडे होने की प्रक्रिया या उसके ठोस अवस्था में आने की जो प्रक्रिया है वो अपेक्षाकृत क्या होगी, ज्यादा होगी। यानी शीघ्रता से जो है वो हिमांकित कौन होगा, विलयन। और विलायक का जो हिमांकित पॉइंट है वो अपेक्षाकृत विलयन से क्या होगा, ज्यादा होगा। उसका रीजन कि इसका वाष्प दाब कम है, इसका वाष्प दाब ज्यादा है। तो सारांश में अगर मैं पॉइंट बनाऊं तो ये है कि जिसका वाष्प दाब कम है, जिसका वाष्प दाब कम है उसके हिमांकन की प्रक्रिया तीव्र होगी, और जिसका वाष्प दाब अपेक्षाकृत अधिक है उसके हिमांकन की प्रक्रिया अपेक्षाकृत ज्यादा होगी। ठीक है, यानी ये शीघ्रता से हिमांकित होगा और ये अपेक्षाकृत कम हिमांकित होगा। तो इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ अंतर आएगा टेम्परेचर के बीच में, कि ये कितने ताप पर हिमांकित हुआ और ये कितने ताप पर
हिमांकित हुआ, तो दोनों के बीच में क्या आएगा, डिफरेंस, अंतर आएगा। वो अंतर ही क्या कहलाएगा, आपका हिमांक में अवनमन। ठीक है, याद रखने का तरीका ये है कि वाष्प दाब जो है वो किसका कम है, किसका ज्यादा है। क्लियर है। तो सेकंड, नेक्स्ट अगला सेकंड पॉइंट लिखो इसमें, जब किसी अवाष्पशील विलय को किसी विलायक में घोला जाता है तो विलयन का हिमांक शुद्ध विलायक से कम होता है। तो विलयन का हिमांक शुद्ध विलायक से कम होता है। अर्थात जब किसी अवाष्पशील पदार्थ को किसी विलायक में घोला जाता है, तो विलायक के वाष्प दाब में कमी हो जाती है। अतः विलयन का वाष्प दाब कम ताप पर ठोस विलायक के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि विलयन का हिमांक शुद्ध विलायक के हिमांक से कम होता है। शुद्ध विलायक के हिमांक से कम होता है। हिमांक में यह अंतर हिमांक अवनमन कहलाता है। जिसे निम्न ग्राफीय निरूपण द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। यानी इसका अगर ग्राफीय निरूपण लिया जाए तो वो किस तरीके से होगा, यहां जो है वो मेरे पास है वाष्प दाब, जो वाई एक्सिस है इसके ऊपर वाष्प दाब है, और यहां मेरे पास जो है वो ताप है, टेम्परेचर केल्विन के अंदर, यहां ताप है। अब वाष्प दाब है,
मान लिया स्टैंडर्ड जो वैल्यू है वाष्प दाब की वो किसके अपना है, एक वायुमंडलीय दाब के बराबर मानते हैं। तो यहाँ मेरे पास दो ग्राफ हैं, ग्राफिकल जो है वो पिछले जैसे अपने क्वथनांक में उन्नयन में पढ़ा था वो ये कि इधर आप 0 से ऊपर की ओर जाओगे तो क्या होगा, वाष्प दाब इधर बढ़ता है और इधर ताप बढ़ता है। मैंने ये कहा था कि विलयन का वाष्प दाब जो है वो अपेक्षाकृत कम होता है और विलायक का वाष्प दाब अपेक्षाकृत ज़्यादा होता है। यानी अगर इस पॉइंट को डिनोट किया जाए तो यहाँ से अगर इस रेखा को अगर मैं आगे बढ़ाता हूँ तो ये पॉइंट यहाँ वाष्प दाब है और इस पॉइंट को आगे बढ़ाया जाए तो यहाँ वाष्प दाब है। ठीक है, अब ये वाष्प दाब या इस रेखा को आप और आगे लेकर आ सकते हो, यहाँ वाष्प दाब है, ये पॉइंट है, डिफरेंस है। देखो ये वाष्प दाब अगर 5 एटमॉस्फेयर, इसमें अगर आप ये मानो कि ये जो है वो आपका 0.85 है तो ये 0.95 होगा, यानी वाष्प दाब यहाँ और वाष्प दाब यहाँ, ऊपर की ओर वाष्प दाब क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये वाष्प दाब कम है, ये वाष्प दाब ज़्यादा है। तो ज़्यादा वाष्प दाब किसका होता है, विलायक का। तो ये जो ग्राफ होगा वो तो किसके लिए होगा, विलायक के लिए, ये तो विलायक के लिए है। और ये वाष्प दाब कम है तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, विलयन के लिए। तो जब आप इस ग्राफ को नीचे की ओर लेके आओगे तो यहाँ इधर ताप बढ़ रहा है तो यहाँ कुछ ना कुछ ताप होगा। ऐसे ही आप इसको नीचे की ओर लेकर आओगे तो यहाँ कुछ ना कुछ ताप होगा। तो ये जो ताप है ये ताप तो किसके लिए है, मान लिया टी एफ, ठीक है, और ये हो जाएगा टी एफ नोट, यानी ये तो शुद्ध विलायक के लिए जो है उसका क्वथनांक सॉरी हिमांक है, और ये विलयन के लिए जो है उसका क्या है, हिमांक है। यानी विलयन का हिमांक किसके, विलायक के हिमांक से क्या है, कम है। अभी थ्योरी में ये लिखा है कि विलयन का हिमांक विलायक के हिमांक से कम होता है, क्योंकि विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से क्या होता है, कम होता है। विलायक का वाष्प दाब ज्यादा है, विलयन का वाष्प दाब कम है। जिसका वाष्प दाब कम है उसका हिमांक भी क्या है, कम है। जिसका वाष्प दाब ज्यादा है उसका हिमांक भी क्या है, ज्यादा है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस, यानी इसको इक्वल होने के लिए, बराबर होने के लिए ये ग्राफिकल, ये जो स्लोप है, इतनी वैल्यू का, इतने वाष्प दाब का इनके बीच में क्या है, डिफरेंस है। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर होगा, ये जो अंतर होगा वो अंतर ही कहलाता है डेल्टा टी एफ। ठीक है, शुद्ध विलायक का हिमांक ज्यादा और विलयन का हिमांक कम, इन दोनों का जो अंतराल है वो ही कहलाता है हिमांक में अवनमन। ठीक है, तो ये आपका जो है इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इसको आप जो है जैसे भी बिंदु देना चाहो, आप अपनी व्याख्या है उस व्याख्या के अनुसार, तो इसको कहा जाता है हिमांक में, हिमांक का अवनमन। ठीक है, आप इसे यूं ले सकते हो ए बी सी और डी, ये पॉइंट हो गया मेरा ई। इसका नामांकन जो भी आप करना चाहो, जिस तरीके से करना चाहो वैसे कर सकते हो इजीली, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये आपका इसके लिए संबंधित ग्राफ, तो फटाफट बनाएं। ये हिमांक में अवनमन के लिए ग्राफीय निरूपण। बन गया होगा। नेक्स्ट अब इसी ग्राफ से, अब इस ग्राफ से अगर निष्कर्ष निकाला जाए तो ये कहा जा सकता है कि जो हिमांक में अवनमन है वो हिमांक में अवनमन किसी भी वाष्प दाब के अवनमन के क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी मैं कह सकता हूं कि हिमांक का अवनमन वाष्प दाब के अवनमन के क्या है, समानुपाती है। तो नीचे आप पॉइंट लिखोगे, उपरोक्त ग्राफीय स्थिति के आधार पर, उपरोक्त ग्राफीय स्थिति के आधार पर यदि शुद्ध विलायक का हिमांक, यदि शुद्ध विलायक का हिमांक
हिमांक और ये TF नॉट, TF नॉट हो एवं विलयन का हिमांक, एवं विलयन का हिमांक, विलयन का हिमांक TF हो तो, TF हो तो के आगे डैश कर देना और नीचे लिखना हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन डेल्टा TF बराबर T नॉट F माइनस TF, डेल्टा TF बराबर TF नॉट माइनस TF। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट लिखो। हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन वाष्पदाब में अवनमन के, वाष्पदाब में अवनमन के समानुपाती होता है, वाष्पदाब के अवनमन के समानुपाती होता है। अर्थात यानी अगर इसको इसलिए इस तरीके से लिया जाए इस कथन के अनुसार तो ये हो गया डेल्टा TF समानुपाती हो गया डेल्टा P के। ठीक है, अब समानुपाती के चिन्ह को हटाया जाए तो इन नियतांक काम में आएगा, नियतांक होगा तो डेल्टा TF बराबर हो गया K डॉट डेल्टा P। अब जो डेल्टा P है, ये डेल्टा P जो है वो किसके समानुपाती है, डेल्टा P, क्योंकि अगर मान लीजिए इक्वेशन नंबर मेरे पास 1 है तो क्योंकि डेल्टा P ये जो है वो समानुपाती है किसके, XB के, उस विलय की मोल भिन्न या मोल अंश या मोल प्रभाज के समानुपाती। अगर ये कंडीशन है तो इसलिए डेल्टा TF बराबर जो है वो डेल्टा P की जगह क्या हो जाएगा, XB। ठीक है, तो ये हो गया आपका डेल्टा TF बराबर K डॉट XB। अब XB क्या है, XB बराबर जो होता है वो होता है उस संबंधित अवयव की मोल यानी विलय के मोल अपॉन विलयन का कुल मोल, यानी इसे मैं कह सकता हूं WB अपॉन MB अपॉन WB MB प्लस WA प्लस MA, ये XB होता है। ये हो गया मेरे पास इक्वेशन नंबर, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 3। अब समीकरण 3 का मान जो है वो कहाँ रख दो आप, समीकरण 2 में। जब समीकरण 3 का मान जब समीकरण 2 में रखा जाएगा तो उस कंडीशन के अंदर आप इसको किस प्रकार से डिनोट करोगे, तो समीकरण 3 का मान पिछले डेरिवेशन की तरह ही है, ये समीकरण 2 में रखने पर अब इस 3 का मान यहां रख दो 2 में, तो ये क्या हो जाएगा आपका डेल्टा TF बराबर K डॉट, अब XB की जगह जो है वो आपको ये वैल्यू रखनी है तो ये हो जाएगा आपका WB अपॉन MB अपॉन WB MB प्लस WA MA। अति तनु विलयन के लिए, अति तनु विलयन के लिए, जब अति तनु विलयन की बात आती है तो विलायक ज़्यादा होता है और विलय कम होता है, के लिए
डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इज वेरी वेरी लेस देन डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। तो इसका मान जो है अपेक्षाकृत बहुत ज़्यादा क्या होगा, कम होगा। तो इसका मान जब अपेक्षाकृत रूप से बहुत ज़्यादा कम होता है तो उस कंडीशन के लिए क्या हो जाएगा फिर, तो डेल्टा टी एफ बराबर, इसको आप नगण्य मान के छोड़ सकते हो, ठीक है। तो के डॉट ऊपर बचा डब्ल्यू बी एम बी अपॉन, नीचे बचा डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। तो डेल्टा टी एफ, तो डेल्टा टी एफ बराबर, ये एम ए कहाँ जाएगा ऊपर, एम बी कहाँ आएगा नीचे की ओर। तो ये हो गया के डॉट एम ए डॉट डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, ठीक है। अब यहाँ के डॉट एम ए को जैसे अपने क्वथनांक में उन्नयन के लिए लिया था, ठीक उसी तरीके से इसे एक अन्य नियतांक के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। तो वो किस तरीके से होगा, तो इसे किस तरीके से लिखा जा सकता है, तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा टी एफ बराबर, इसको मैं एक अन्य नियतांक से लिखूंगा, वो लिखूंगा के एफ डॉट, और इसको लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा स्मॉल एम। ये नेक्स्ट मेरे पास समीकरण नंबर जो है वो 4 या 5 जो भी है, ठीक है। जहां डेल्टा टी एफ बराबर है हिमांक में अवनमन, के एफ है वो है हिमांक में अवनमन स्थिरांक, स्मॉल एम जो है वो है मोललता, ठीक है। तो हिमांक में अवनमन हो गया, ये हिमांक में अवनमन स्थिरांक है और ये आपकी मोललता है, ये इसके तात्पर्य हैं। तो यहाँ तक जो है वो किसी भी हिमांक में अवनमन और उसकी मोललता के बीच में संबंध हो गया कि उसको किस प्रकार से आप संबंधित करोगे। और सीधा भी कह सकता है कि निम्न इक्वेशन को जो है वो सिद्ध कीजिए, आपको ये दे दिया जाए, इसको सिद्ध करवाने के लिए कहा जाए तो आपको ये पूरा डेरिवेशन आपको करना होता है। ये कहता है सीधा कि मोललता और हिमांक में अवनमन में संबंध स्थापित कीजिए, तो भी आपको ये डेरिवेशन यहाँ तक देना होगा। ये इसका पहला पोर्शन। एक क्वेश्चन जो है वो ग्राफ का होता ही है, तो 2 क्वेश्चन यहाँ तक हो चुके। नेक्स्ट अगली हेडिंग डालेंगे इसी के अंदर, इसी का है हिमांक में अवनमन का, और हेडिंग डालो हिमांक में अवनमन एवं हिमांक में अवनमन एवं अवाष्पशील पदार्थ के हिमांक में अवनमन एवं अवाष्पशील पदार्थ के अणुभार में संबंध, अणुभार में संबंध, ठीक है। ये नेक्स्ट अपनी अगली हेडिंग होगी। तो ये नेक्स्ट अगला क्वेश्चन भी शुरू होता है एक तरीके से। तो इसको भी वैसे ही करना है जैसे क्वथनांक में उन्नयन के लिए किया था। ये डेरिवेशन सिंपल है, जिसको क्वथनांक में उन्नयन का डेरिवेशन आता है वो डेरिवेशन आसानी से कर सकता है। इसका एक ट्रिक, एक तरीका बताऊंगा मैं आपको, वो ये। तो इसको संबंधित करने के लिए, चूंकि अपने पास जो स्थिति है वो क्या है, चूंकि, या ये कर सकते हो आप, हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि डेल्टा टी एफ बराबर होता है के एफ डॉट एम, समीकरण नंबर 1, ठीक है। ये भी अपन ने डिराइव किया है, क्योंकि m बराबर है, m क्या है, मोललता। अब मोललता क्या है, मोललता होती है डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 इंटू डब्ल्यू
ये हो गई समीकरण नंबर 2। क्योंकि मोललता जो है वो क्या होती है इस तरीके से, विलय की ग्राम में मात्रा, विलय का संबंधित अणुभार और विलय की ग्राम में मात्रा। अब आप समीकरण 2 का मान कहाँ रखोगे, समीकरण नंबर 1 में। तो समीकरण 2 का मान, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखा जाएगा, कहाँ, इस मोललता की जगह, इसका मान आपको उठा के कहाँ रखना है, इसकी जगह। तो जब इसका मान आप इसकी जगह रखोगे तो क्या होगा, डेल्टा टी एफ बराबर हो गया के एफ, तो ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी, तो ये हो गया आपका डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। ठीक है। अब हेडिंग क्या थी कि हिमांक में अवनमन, यानी ये है मेरे पास हिमांक में अवनमन, और उस अवाष्पशील पदार्थ के अणुभार में संबंध, ये है वो अणुभार। अवाष्पशील पदार्थ क्या है मेरा, विलय। तो इसके बीच में, इसके और इसके बीच में संबंध क्या है, या फिर अणुभार का निर्धारण जो है वो किस प्रकार से किया जाता है। तो संबंध स्थापित करने के लिए ये सफिशिएंट आप यहाँ से बता सकते हो। अब अगर आपको उसकी अणुभार की गणना करनी है, अणुभार उसका किस प्रकार से निकालना है, ठीक है, तो क्या करोगे आप, इस एम बी को उठाकर यहाँ ले जाओगे, डेल्टा टी एफ को यहाँ ले आओगे। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, या बराबर एम बी बराबर जो है वो, इस एम बी को यहाँ ले आओ, डेल्टा टी एफ को यहाँ ले आओ, तो ये हो जाएगा के एफ डॉट डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टी एफ, डेल्टा टी एफ को यहाँ ले जाओ और एम बी को यहाँ ले आओ, तो डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू ए। तो इस इक्वेशन के द्वारा जो है, समीकरण नंबर 3, इस इक्वेशन के द्वारा जो है मैं संबंधित उस अवाष्पशील पदार्थ के मोलर द्रव्यमान की गणना कर सकता हूं। संबंध पूछे तो ये भी सफिशिएंट है, संबंध यहाँ से भी दिया जा सकता है, एक ही बात है। और मोलर द्रव्यमान की गणना करनी है तो ये इक्वेशन मेरे पास होगी। अब जहां किस चीज का क्या क्या तात्पर्य है, जहां यहां दिया हुआ मेरे पास एम बी, जहां एम बी बराबर जो है वो है अवाष्पशील विलय पदार्थ, अवाष्पशील विलय पदार्थ का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान के एफ बराबर है हिमांक में अवनमन स्थिरांक, हिमांक में अवनमन स्थिरांक डब्ल्यू बी बराबर, डब्ल्यू बी बराबर, डब्ल्यू बी बराबर क्या है, डब्ल्यू बी बराबर लिखो विलय की ग्राम में मात्रा, विलय की ग्राम में मात्रा। अगला नेक्स्ट है इसमें डेल्टा टी एफ, डेल्टा टी एफ है क्वथना, सॉरी हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन। और डब्ल्यू ए जो है वो है विलायक की ग्राम में मात्रा, डब्ल्यू ए है विलायक की ग्राम में मात्रा। ठीक है, तो यहां इनके ये अर्थ है। एम बी है वाष्पशील पदार्थ का मोलर द्रव्यमान, के एफ हो गया हिमांक में अवनमन स्थिरांक, डब्ल्यू बी विलय की ग्राम में मात्रा, डेल्टा टी एफ है हिमांक में अवनमन, और डब्ल्यू ए है विलय की ग्राम में मात्रा। तो यहाँ से ही अपने पास जो है वो संबंधित स्थिति। अब यहाँ अगर बात की जाए वो वॉनथॉप के अनुसार, अगर वॉनथॉप के अनुसार इनको अगर संबंधित किया जाए तो आप इसको किस प्रकार से संबंधित करोगे, यानी उसकी जो ऊष्मा है, वाष्पन की ऊष्मा है, वाष्पन की जो मुक्त ऊष्मा है, उसको जो है अगर मुझे निर्धारित करना है तो उसके लिए संबंधित जो है वो फॉर्मूला क्या होगा। तो इसके नीचे नेक्स्ट अगला पॉइंट लिखो, जहाँ अपन ने खत्म किया उसके नीचे इसी में है अगला पॉइंट लिखो, वॉनथॉप के अनुसार, वॉनथॉप के अनुसार हिमांक में अवनमन स्थिरांक,
हिमांक में अवनमन स्थिरांक को विलायक के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा से निम्न प्रकार से संबंधित किया जा सकता है। निम्न प्रकार से संबंधित किया जा सकता है। और ये के एफ बराबर MARTF² / वाष्पन इंटू 1000। के एफ बराबर MARTF² / वाष्पन इंटू 1000। अब यहां किसके क्या क्या अर्थ हैं? जहां तो सबसे पहले के एफ की बात की जाए, के एफ बराबर क्या है? जहां के एफ बराबर हिमांक में अवनमन स्थिरांक, जहां के एफ बराबर है हिमांक में अवनमन स्थिरांक, एम ए बराबर विलायक का मोलर द्रव्यमान, विलायक का मोलर द्रव्यमान। इस मोलर द्रव्यमान की जगह जो है वो अणुभार भी प्रयुक्त किया। मोलर द्रव्यमान ही अणुभार, ये अणुभार ही मोलर द्रव्यमान है। एम ए बराबर विलायक का मोलर द्रव्यमान या विलायक का अणुभार। आर बराबर गैस नियतांक, आर बराबर गैस नियतांक। टीएफ बराबर विलयन का हिमांक, विलयन का हिमांक। नेक्स्ट डेल्टा एच वाष्पन, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। ठीक है, तो ये अपने पास जो है इसका संबंधित फॉर्मूला, ये हिमांक में अवनमन और उसकी डेल्टा एच वाष्पन की जो यानी इसकी जो गुप्त ऊष्मा है उसके बीच में संबंध को भी दर्शाता है। तो उनका बीच के जो संबंध है वो इस समीकरण के द्वारा दिया जा सकता है। न्यूमेरिकल पोर्शन भी यहाँ से सोल्व किया जा सकता है। तो अपने न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए जैसे क्वथनांक में उन्नयन से संबंधित न्यूमेरिकल पूछे गए थे, उसी प्रकार से यहाँ से न्यूमेरिकल भी पूछे हुए हैं। दोनों को तुलनात्मक रूप से पढ़ो। तो देखो, अगर दोनों के आप डेरिवेशन की तुलना करोगे, क्वथनांक में उन्नयन की और हिमांक में अवनमन की, जो अभी अपने पास डेरिवेशन हुआ है, इन दोनों के डेरिवेशन की तुलना की जाए तो उस डेरिवेशन में था डेल्टा टी बी और इसमें डेरिवेशन में है डेल्टा टी एफ। आपको क्या करना होता है कि जहाँ जहाँ बी है, ये तो तरीका ये है कि जहाँ जहाँ बी है उस जगह उठा के आपको क्या करना होता है, एफ करना होता है। बाकी इस एट इज पूरा डेरिवेशन सेम है, एक जैसा ही है, कंप्लीट। ठीक है, बस इतना ही अंतर है, जहाँ बी है उस जगह उठा के आपको क्या करना होगा, एफ करना होगा। क्वथनांक में उन्नयन भी मोललता के समानुपाती था, हिमांक में अवनमन भी मोललता के समानुपाती है। क्वथनांक में जो उन्नयन था वो वाष्पदाब के अवनमन के समानुपाती है, यहाँ हिमांक में अवनमन भी उसके वाष्पदाब के अवनमन के समानुपाती है। चीज़ें रिलेशन वही है, बस चेंज कितना है वो ये बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक में उन्नयन है और ये फ्रीजिंग पॉइंट ये हिमांक में अवनमन है। तो डेरिवेशन किस तरीके से याद करोगे, क्वथनांक में उन्नयन का याद करो, फिर ये याद रखो जहाँ जहाँ ये बी आया था डेल्टा टी बी, इस डेल्टा टी बी जहाँ ये बी लगा हुआ है, ये वाला बी लगा हुआ है, वहाँ उठा के आपको क्या करना होगा, एफ करना होगा। ठीक है, तो सिंपली जो है वो अपना हिमांक में अवनमन का डेरिवेशन तैयार हो जाएगा। तो मैं तो यही एडवाइस देता हूँ, आप क्वथनांक में उन्नयन का एक डेरिवेशन ये वाला याद करो, तो ये वाला डेरिवेशन अपने आप याद है, बस बी की जगह उठा के क्या करना आपको,
एफ करना है। बस ध्यान ये रखना है कि डेल्टा टी बी क्या है और डेल्टा टी एफ क्या है। ऐसे ही यहाँ जो है वो आया था के बी, इस के बी की जगह वो सारी चीज़ आ गई, और यहाँ आया है आपका के एफ, बस बी की जगह क्या हुआ आपका एफ है। ये क्वथनांक में उन्नयन स्थिरांक है, ये हिमांक में अवनमन स्थिरांक है। तो कुल मिला के सारी चीज़ें यहाँ है, बस यही चेंजेज है। बी की जगह उठा के क्या करना है अपने को एफ करना है, और अपना पूरा डेरिवेशन जो है वो अप टू कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार इसमें जो है वो कोई खास दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं होगी। एक ग्राफिकल पोर्शन है, आपको ग्राफ को थोड़ा ध्यान रखना है, क्वथनांक में उन्नयन का ग्राफ क्या है और हिमांक में अवनमन का ग्राफ क्या है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप इनके क्वेश्चंस हैं। ग्राफ का क्वेश्चन बनता है, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, इनका मोललता के साथ संबंध किस प्रकार से है। फिर उसके बाद में आता है वो आता है आपका क्वथनांक में या हिमांक में अवनमन का वाष्पशील पदार्थ का जो अणुभार है या उसका जो मोलर द्रव्यमान है उससे किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन आता है वो ये कि जो आपका क्वथनांक में उन्नयन स्थिरांक है या हिमांक में अवनमन जो स्थिरांक है उसकी वाष्पन की गुप्त ऊष्मा से किस प्रकार संबंध है, किस प्रकार से संबंधित किया जा सकता है। तो उसका डेरिवेशन, इसका फॉर्मूला ये होगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि उसने पूछा क्या है, जितना पूछा है उतना ही आंसर देना है, उसके अलावा एक्स्ट्रा नहीं जाना है। अगर ये चीज़ पूछी है तो आपको केवल ये बतानी है, पूरा डेरिवेशन नहीं देना है। ठीक है, अब इसका जो न्यूमेरिकल पोर्शन आता है कि यहाँ से किस प्रकार के न्यूमेरिकल पूछे हुए हैं, केवल जो पूछे हुए एग्जाम के अंदर मैं केवल उन्हीं की बात करूँगा, इसके अंदर उनकी बात नहीं करूँगा, क्योंकि ऐसे तो एग्जाम्पल्स न्यूमेरिकल्स पोर्शन बहुत ज़्यादा है अपने पास जो है वो मेजरली जो एग्ज़ाम के अंदर आ चुकी, क्योंकि उस कैटेगरी के ही हैं, डाटा चेंज होते रहते हैं, संख्या चेंज होती रहती है, बाकी चीज़ें वैसी है। तो इनसे संबंधित न्यूमेरिकल पोर्शन अपना कैसा है, किस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं, उनको नेक्स्ट अगली वीडियो के अंदर मैं कंसल्ट करूँगा।